नमस्कार। एनक्लेक्स की तैयारी, भाई ये तो अपने आप में एक पहाड़ जैसा काम है। बिल्कुल। और अगर साथ में तनाव या शायद डिप्रेशन जैसी चीजें हो तो रास्ता और भी मुश्किल लगता है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत मुश्किल। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है, एनक्लेक्स तनाव में पढ़ाई के लिए 7 कदम। देखते हैं कि इसमें क्या प्रैक्टिकल बातें हैं। जब हिम्मत जवाब दे रही हो तब इस बड़ी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। हाँ, ये बहुत जरूरी विषय है। तो सबसे पहली बात, शायद सबसे मुश्किल भी, अपनी हालत को स्वीकार करना। ये मानना कि भाई मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं और ये कोई हार नहीं है। डिप्रेशन एक असलियत है, कोई कमजोरी नहीं। सही कहा। ये एक्सेप्ट करना ही मतलब पहला कदम है। और ये भी कि रोज घंटों पढ़ना जरूरी नहीं, कभी कभी बस 10-15 मिनट भी, वो भी प्रोग्रेस है। हाँ बिल्कुल। और यहीं से ना वो खुद पर रहम करने वाली बात शुरू होती है। अच्छा, हाँ, स्रोत इसी बात पर जोर देता है। ये समझना कि आप जितना कर पा रहे हैं वो काफी है, ये बहुत जरूरी है। और इसी सोच से जुड़ता है दूसरा कदम। क्या है वो? एक आसान सा स्टडी प्लान बनाना। आसान प्लान, हाँ, ये सुनने में अच्छा लगता है। मतलब वो लंबे लंबे मैराथन सेशन नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख कहता है कि घंटों तक किताबों में घुसे रहने के बजाय उन टॉपिक्स पर ध्यान दें जिनसे ज्यादा सवाल आते हैं। जैसे फार्माकोलॉजी है, प्राथमिकता तय करना, इन्फेक्शन कंट्रोल, सेफ्टी, इस तरह के हाई यील्ड टॉपिक्स। ओके। और हाँ, रोज के शायद 30 से 60 इनक्लिक स्टाइल सवाल हल करना, ये भी काफी मददगार हो सकता है। अच्छा। और इसके लिए कई टूल्स भी हैं। यू वर्ल्ड है, इनक्लिक्स RN मास्टरी ऐप है, या फिर मार्क क्लिमिक के ऑडियो लेक्चर भी काफी पॉपुलर है। मकसद बस ये है कि कम टाइम में ज्यादा असरदार पढ़ाई हो, बोझ कम लगे। समझ गया। फोकस जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। एग्जैक्टली। और इस प्लान के साथ शायद एक रूटीन की भी बात होगी। मतलब एक हल्का फुल्का रूटीन जो बोझ ना बने। हाँ बिल्कुल सही। तीसरा कदम यही है, एक जेंटल रूटीन। जेंटल रूटीन मतलब एक ऐसा टाइम टेबल जो थोड़ा लचीला हो, बहुत सख्त नहीं। शायद दिन में 2 बार 30-45 मिनट पढ़ लिया, बीच में ब्रेक जरूर लेना है। हाँ, ब्रेक तो जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, इस रूटीन में सिर्फ पढ़ाई ना हो, आराम के लिए, नींद के लिए, शायद थोड़ा बाहर टहलने या म्यूजिक सुनने के लिए, इन सब चीजों के लिए भी वक्त हो। मतलब एक बैलेंस बनाने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, मशीन नहीं बनना है, इंसान रहना है। सही बात है। लेकिन ये बैलेंस, ये अकेले बनाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, खासकर जब आप पहले से ही लो फील कर रहे हो। तो क्या इसमें मदद मांगने की भी बात है? हाँ, और ये बहुत ही अहम है। चौथा कदम, मदद मांगना, सपोर्ट सिस्टम। किससे? मतलब किससे बात करें? किसी से भी जिससे आप कंफर्टेबल हो। दोस्त हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य, कोई सीनियर या मेंटर, या फिर एक थेरेपिस्ट। हाँ। लेख में ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स का भी जिक्र है, जैसे रेडिट पर RNLX है या दूसरे मेंटल हेल्थ फोरम। कई बार लगता है हम अकेले हैं इस सब में, लेकिन ऐसा होता नहीं। और ये याद रखना जरूरी है कि मदद मांगना वो हिम्मत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। बिल्कुल। अच्छा, और उन पलों के लिए जब एकदम से घबराहट बढ़ जाती है, एंग्जाइटी अटैक जैसा, उसके लिए भी कुछ सुझाव हैं? हाँ बिल्कुल। लेख कुछ आसान से मेंटल हेल्थ टूल्स की बात करता है। 5वां कदम, जैसे रोज बस 5 मिनट जर्नलिंग करना। मतलब लिखना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, या दिन में क्या अच्छा हुआ, छोटी सी जीत ही सही। ओके, लिखने से फर्क पड़ता है? हाँ, पड़ता है। अपने विचारों को बाहर निकालने से। या फिर ग्राउंडिंग तकनीकें हैं जब चिंता बढ़ जाए तो। ग्राउंडिंग, वो क्या होता है? जैसे वो 5-4-3-2-1 वाली तकनीक। 5 चीजें देखो, 4 चीजें छुओ, 3 आवाजें सुनो, इस तरह से। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। और हेडस्पेस या काम जैसे ऐप भी हैं, उन पर 5-10 मिनट का छोटा सा मेडिटेशन भी रोज बहुत फर्क डाल सकता है। हाँ, ये छोटे छोटे तरीके हैं, लेकिन शायद रोज करने से बड़ा असर हो। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर ये काफी ना हो? मतलब अगर डिप्रेशन ज्यादा गहरा लगे, ये छोटे उपाय काम ना करें तब? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और छठा कदम इसी बारे में है। स्रोत बिल्कुल साफ कहता है, अगर जरूरत है तो प्रोफेशनल मदद लेनी चाहिए। डिप्रेशन से हमेशा अकेले नहीं लड़ा जा सकता। ये कोई शर्म की बात नहीं है।
किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करना या डॉक्टर से मिलकर थेरेपी या शायद कुछ समय के लिए दवा के बारे में पूछना, ये अपनी सेहत का ध्यान रखने का एक जिम्मेदार तरीका है। सही कहा, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। खुद का ध्यान रखना पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल। और आखिर में एक 7वीं बात भी है, खुद को याद दिलाते रहना। क्या याद दिलाना? लेख में एक बहुत अच्छी लाइन है, मैं ठीक महसूस ना करते हुए भी कमाल की चीजें कर सकता हूँ। वाह, ये तो बहुत पावरफुल है ना? मतलब आगे बढ़ने के लिए हमेशा 100% ठीक महसूस करना जरूरी नहीं है। आप जैसा महसूस कर रहे हैं उसके साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। सही बात। तो ये सारी बातें सुनकर क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो एनक्लेक्स पास करना सिर्फ घंटों पढ़ने या परफेक्ट होने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लगातार कोशिश करते रहने, एक सही स्ट्रैटेजी अपनाने और शायद सबसे बढ़कर खुद पर थोड़ी नरमी बरतने के बारे में है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का सार यही है ना, कि एनक्लेक्स जैसी मुश्किल तैयारी के दौरान भी अपने मानसिक स्वास्थ्य को उसको प्रायोरिटी देना मुमकिन है और जरूरी भी है। ये लेख हमें दिखाता है कि इसे कैसे छोटे छोटे मैनेजेबल कदमों से किया जा सकता है। अपनी सच्चाई मानने से लेकर जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल मदद लेने तक। ये सब कुछ दिमागी सुकून और सही रणनीति के एक बैलेंस के बारे में है। बिल्कुल। तो ये तो थे वो 7 कदम। हाँ, अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अच्छा। इन बताए गए तरीकों और रणनीतियों के अलावा ऐसी कौन सी खास पर्सनल चीज हो सकती है जिसे कोई अपनी देखभाल के लिए इस तैयारी के दौरान अपना सकता है, अपनी यूनिक जरूरत के हिसाब से?